नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्वायर्ड कॉज न्यूट्रिशनल डीअरेंजमेंट्स। ठीक है ना। ये जो न्यूट्रिशनल डीअरेंजमेंट्स हैं ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, सेल इंजरी को प्रोड्यूस करने के लिए, चाहे वो इरिवर्सिबल हो चाहे वो रिवर्सिबल सेल इंजरी है, दोनों को प्रोड्यूस करने के लिए ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है या नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉज होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सेल इंजरी को प्रोड्यूस करने के लिए। आपको पता होना चाहिए जो न्यूट्रिएंट हैं हमारी बॉडी के एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल होते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी की जो सेल है, ह्यूमन बॉडी का जो टिश्यू है, ऑर्गन है, वो फुली डिपेंड होते हैं किस पे, न्यूट्रिएंट पे। ठीक है ना। जनरली हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो न्यूट्रिएंट को दो बेसिक क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं हम लोग, या क्लासीफाई करते हैं दो इम्पॉर्टेंट डिवीजन में। पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पहला होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें आते हैं आपके तीन इंपॉर्टेंट मटेरियल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। जितने भी प्रोटीन हैं, जितना भी कार्बोहाइड्रेट है और जितना भी फैट है उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, सेल को बनाने के लिए, सेल को प्रोड्यूस करने के लिए, सेल के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, सेल के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें आते हैं आपके मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। जितने मिनरल हैं और जितने वाइटामिन्स हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट, भले ही हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट्स में होते हैं, स्मॉल लेवल में होते हैं, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बॉडी की एवरी सेल के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए एंड डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, डिफरेंट टाइप की रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, डिफरेंट टाइप की सेल्स के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ये मिनरल्स एंड वाइटामिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो टोटल हम कह सकते हैं हमारी बॉडी के जो न्यूट्रिएंट हैं वो 5 हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटामिन एंड मिनरल्स। ये पूरे के पूरे जो हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी जो है सिर्फ भी इन न्यूट्रिएंट्स को ही रीड करती है। ऐसा नहीं कि मैंने यदि बाई चांस आप मान लें कि मैं खाना खाता हूँ, 2 रोटी ले रहा हूँ, थोड़ा चावल ले रहा हूँ, दाल ले रहा हूँ, सब्जी ले रहा हूँ, तो मेरी बॉडी इन रोटी, चावल, सब्जी, रोटी को रीड नहीं करती है। मेरी बॉडी क्या करेगी, इनमें जो प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रीड करती है, क्योंकि मेरी बॉडी को सिर्फ पता है प्रोटीन, मेरी बॉडी को पता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, वाइटामिन, इनके बारे में मुझे पता है। और मेरी बॉडी जो जीआईटी है वो सिर्फ इन न्यूट्रिएंट्स को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। ठीक है ना। उसे ये नहीं पता कि रोटी क्या है, सिर्फ हमें पता है कि रोटी लेने पे हमें ये न्यूट्रिएंट मिलते हैं। तो हम जो भी फूड मटेरियल बॉडी में लेते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, सभी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका डाइजेशन होता है। एंड डाइजेशन होने के बाद वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं और वो इंटेस्टाइन से कैसे होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है ना। हम जितने भी फूड मटेरियल आज तक, जितने भी मैंने फूड मटेरियल लिए हैं, आप लोग ने लिए हैं, वो पूरे के पूरे फूड मटेरियल्स काय के बने हैं, न्यूट्रिएंट्स के बने हैं। और हमारी बॉडी सिर्फ उनमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, ना कि रोटी को, ना चावल को, ना दाल को, ना सब्जी को। सिर्फ उनमें जो प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करेगी और एब्जॉर्ब करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई करेगी बाय हेल्प ऑफ ब्लड। ब्लड के थ्रू क्या होगा, बॉडी डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई होगा और बॉडी क्या करेगा, वो न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा, जिससे हर इंडिविजुअल सेल को न्यूट्रिएंट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जिसको जितना रिक्वायरमेंट उस अकॉर्डिंग वो लेगा और उसका यूज करके अपना मेटाबॉलिक फंक्शन एंड डिफरेंट टाइप के फंक्शन क्या करेगा, करने में हेल्प करेगा या इसका यूज करेगा। ठीक है ना। तो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हैं जो मैंने आपको बताया। लेकिन यदि ये न्यूट्रिएंट जो है, इन न्यूट्रिएंट की यदि बॉडी में क्या हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, यदि बॉडी में इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाए या कमी हो जाए, जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है मेरी बॉडी को उससे कम मात्रा में यदि मैं न्यूट्रिएंट लेता हूं तो उसे हम बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेल इंजरी को प्रोड्यूस करने के लिए। और सेल इंजरी होगी तो क्या होगी, डिजीज होगी। तो डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट से
बहुत सारी डिजीज होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगला आगे हम और देखेंगे इसको भी। एंड एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट, यदि आप न्यूट्रिएंट्स क्या है ज़्यादा लेते हैं, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सेल इंजरी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। ठीक है, तो डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स दोनों यदि कंडीशन मिलती है, यदि हमें एक कंडीशन मिलती है डेफिशिएंसी या मुझे मिलती है एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट, दोनों किस चीज के रिस्पॉन्सिबल है, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। सभी को पता होना चाहिए, यदि आपने 12th लेवल में पढ़ा भी होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट वर्ड क्यों आया, बैलेंस डाइट वर्ड इसलिए आया है क्योंकि मेरी ह्यूमन बॉडी को या ह्यूमन बॉडी को एक बैलेंस डाइट मिले। बैलेंस डाइट मिलेगी दैट मीन्स क्या है, बैलेंस न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। बैलेंस न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे मतलब बैलेंस लेवल पे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, बैलेंस लेवल पे प्रोटीन मिलेगा, बैलेंस लेवल पे फैट मिलेगा, मिनरल्स एंड विटामिन्स। एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेंगे तो बैलेंस न्यूट्रिएंट मिलेगा, और प्रॉपर न्यूट्रिएंट जाएगा तो ऑटोमेटिकली बॉडी का जो फंक्शन है, बॉडी का जो मेटाबॉलिक फंक्शन है और बॉडी के जो डिफरेंट टाइप के फंक्शन है वो कैसे करेंगे, बैलेंस करेंगे, और सेल कैसी रहेगी, हेल्दी रहेगी। तो बॉडी की सेल को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट का मतलब होता है बैलेंस न्यूट्रिएंट की सप्लाई, किसको, बॉडी को, ताकि हमारी बॉडी की जो सेल है वो हेल्दी रह सके। लेकिन यदि मेरा जो बैलेंस डाइट डिस्टर्ब हो जाए, कैसे, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट या एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सेल इंजरी को प्रोड्यूस करने के लिए, चाहे वो इरिवर्सिबल हो चाहे वो रिवर्सिबल, दोनों सेल इंजरी को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पहले हम देखते हैं डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट। डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट को देखने के लिए डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट देखते हैं हम लोग। डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट में हम बात करते हैं, ठीक है ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड विटामिन एंड मिनरल्स, ये हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है ना। तो यदि मेरी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, तो इससे भी कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिजीज होती हैं, आपने सुना होगा क्वाशियोरकर, मरासमस, सूखा रोग, ठीक है ना। तो जब हमारी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन, ठीक है, ये टाइप का डिजीज होता है, जिससे क्वाशियोरकर, मरासमस टाइप का डिजीज होता है। प्रोटीन की कमी होगी, हमारी बॉडी के जो मसल्स की जो सेल है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएगी तो बॉडी बिल्डअप प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन। उसका एग्जांपल है क्वाशियोरकर एंड मरासमस, ये आपको पता होगा, आगे हम देखेंगे डिटेल। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता है, और जब ये डिजीज हो रही है दैट मीन्स क्या हो रही है, सेल इंजरी। मैंने आपको बता चुका हूँ, कोई भी डिजीज विदाउट सेल इंजरी कभी नहीं होती है। यदि आपको सेल इंजरी प्रॉपर तरीके से आता है तो हर डिजीज का पैथोलॉजी इंटरप्रिटेशन आपको प्रॉपर आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट की कमी से भी क्या होता है, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी क्या होता है, हमारी बॉडी में स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि इसकी डेफिशिएंसी होगी तो हमारी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी। प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, सेल प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। आपको पता होना चाहिए ह्यूमन बॉडी में, यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो हमारा जो डाइट है उसमें 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट डाइट ज़्यादा लेते हैं। तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी को प्रोड्यूस करने का जो ज़्यादा सोर्स होता है वो कौन है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट भी क्या होता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए मेन सोर्स होता है। एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए यदि इसकी डेफिशिएंसी होगी तो कहीं ना कहीं आपको वीकनेस एंड डिफरेंट टाइप की जो एनर्जी की डेफिशिएंसी से क्या होगा, मेटाबॉलिक फंक्शन में इम्बैलेंस होगा, और कहीं ना कहीं सेल का फंक्शन कैसा होगा, इम्बैलेंस होगा, और सेल इंजरी प्रोड्यूस होगी। आगे बात करेंगे फैट। फैट भी हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है जो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को करने के रिस्पॉन्सिबल होता है। एक छोटा एग्जांपल बताता हूँ, यदि आपकी बॉडी में फैट की डेफिशिएंसी होती है या फैट आप कम लेते हैं तो उससे हम बोल सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिजीज हमको मिल सकती है।
इसको मैं इंटरप्रेट करूंगा विटामिन से। आपको पता होना चाहिए विटामिन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होता है और एक फैट सॉल्युबल होता है, ठीक है ना। तो जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो डिपेंड किस पे होते हैं, फैट पे। फैट प्रॉपर होगा तो क्या होंगे, फैट पे सॉल्युबल होंगे, तभी तो हमारी बॉडी में क्या होंगे, डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे, ठीक है ना। तो जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं लाइक विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये जो है फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं जो डिपेंड करते हैं फैट पे। यदि फैट प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो फैट सॉल्युबल विटामिन का जो फंक्शन होगा या जो इनकी सप्लाई होगी वो भी प्रॉपर नहीं होगी, और इनकी कमी होगी तो आप समझ सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए से डिजीज हो जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई से डिजीज हो जाएगी, एंड सब विटामिन की डेफिशिएंसी को फाइनली मिलेगी। तो डेफिशिएंसी से हमें क्या मिल सकता है, प्रॉब्लम मिल मतलब डिजीज हो सकती है। आगे बात करेंगे विटामिन, जितने विटामिन है इनकी कमी से भी डिफरेंट टाइप की डिजीज हो सकती है, ठीक है ना। तो एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी से हमें क्या मिल सकती है, डिफरेंट टाइप की डिजीज हमको मिल सकती है। और डिजीज हो रही है दैट मीन्स क्या है, सेल इंजरी हो रही है, और सेल इंजरी को प्रोड्यूस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वो चाहे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो एंड चाहे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, सभी की डेफिशिएंसी होगी तो हमारी बॉडी में डिजीज हो सकती है, जो मैंने आपको बताया। आगे बात करते हैं एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यदि न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलते हैं, यदि हम बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलते हैं तो ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, डिजीज को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट लेने से भी क्या होता है, डिजीज होती है, ठीक है ना। यदि आप फैट ज़्यादा लेते हैं तो इससे होती है ओबेसिटी। यदि आप फैट ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा फैट आप अपने फूड मटेरियल में ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हो सकता है, ओबेसिटी के लिए। यदि ओबेसिटी होती दैट मीन्स मोटापा, यदि मोटापा होता है तो वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हो सकता है कि डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ को प्रोड्यूस करने में, या रिस्क हमें उस पर्सन में ज़्यादा होगा जिसमें ओबेसिटी जिसमें ज़्यादा होगी, उसमें डायबिटीज़ टाइप 2 होने का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। तो ज़्यादा फैट लेने से, ठीक है ना, आपको ओबेसिटी मिल सकती है, ठीक है ना। आगे बात कर सकते हैं, ज़्यादा फैट लेने से या न्यूट्रिएंट के एक्सेस से, पहले बताया मैंने आपको ओबेसिटी। सेकंड हमें मिल सकती है हार्ट डिजीज, सेकंड हमें क्या मिल सकती है, हार्ट डिजीज मिल सकती है। इसके अलावा यदि हार्ट डिजीज होगी तो ऑटोमेटिकली हमें क्या मिलेगा, हाइपरटेंशन मिलेगा, ठीक है ना। और इसके अलावा हमको मिल सकती है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस, ये इसका मीनिंग क्या है एग्जैक्टली, इसमें होता क्या है, जो ब्लड वेसल्स की वॉल होती हैं, जो ब्लड वेसल्स की वॉल होती हैं, इनकी वॉल की जो इंटरनल सरफेस है, जो एंडोथेलियल सरफेस है, सभी को पता है ब्लड वेसल्स की वॉल काय की बनी होती है, इंटरनल साइड से। यहाँ कौन सी सेल होती हैं, एंडोथेलियल सेल्स होती हैं। और इन सेल पे यदि फैट जमा होने लगे, फैट जमा होने लगे, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होने लगे, फैट जमा होने लगे, और फैट जमा होने के कारण क्या हो जाए, उस ब्लड वेसल्स की वॉल कैसी हो जाए, हार्ड हो जाए, कैसी हो जाए, हार्ड हो जाए। एथेरोस्क्लेरोसिस में एग्जैक्टली क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स की वॉल है, इंटरनल वॉल है, उस वॉल में क्या होगा, डेपोजिशन ऑफ फैट, साथ में क्या मिलेगा मुझे, हार्डनिंग ऑफ वॉल। उस एरिया की जो वॉल कैसी हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। और ये क्यों हो रहा है, एक्सेस यूज ऑफ फैट, ज़्यादा फैट लेंगे तो डिपोजिशन ऑफ फैट कैसे बढ़ जाएगा, और वो किसके रिस्पॉन्सिबल होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ज़्यादा फैट, ज़्यादा आप न्यूट्रिएंट्स लेंगे तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होगा, ओबेसिटी, एथेरोस्क्लेरोसिस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, एंड जिससे हम बोलेंगे हाइपरटेंशन। इन सब डिजीज के, इन सब न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस के कारण क्या हो सकता है, डिफरेंट टाइप की डिजीज हो सकती हैं। और ये डिजीज जो होती है ड्यू टू सेल इंजरी, सेल इंजरी होगी जो डिजीज होगी, और डिजीज क्यों हो रही है, ड्यू टू न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, ठीक है ना। तो ये न्यूट्रिशनल डिअरेंजमेंट या न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस भी सेल इंजरी को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक्वायर्ड कॉज। नेक्स्ट एक्वायर्ड कॉज जो है वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स या साइकोलॉजिकल एजेंट्स या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं
रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। जब भी कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर की हम बात करते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है सेल इंजरी के लिए, तो ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर जो होता है ये खुद स्पेसिफिक बायोकेमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंज नहीं करता है किसी भी सेल में। ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है ये क्या करेगा, कोई सेल के बायोकेमिकल एंड मॉर्फोलॉजी में चेंज नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन इस साइकोलॉजिकल फैक्टर के कारण दूसरी कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए, सेल इंजरी के प्रोड्यूस करने के लिए। जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में होती हैं कॉमन मेंटल डिजीज, जो कॉमन मेंटल डिजीज हैं हम उन्हें क्या कह सकते हैं, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेल इंजरी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। तो उसमें आता है मेंटल स्ट्रेस। स्ट्रेस में बंदा यदि कोई फ्रस्ट्रेशन से सफर कर रहा है, कोई एंजाइटी से सफर कर रहा है, कोई ओवरवर्क कर रहा है एंड कोई डिप्रेशन में है, ये जितने भी जो बताया मैंने आपको ये कंडीशंस, ये सब क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल इंजरी को प्रोड्यूस करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है ना। तो यदि कोई बंदा मेंटल स्ट्रेस में, यदि कोई बंदा मेंटल स्ट्रेस में है और वो मेंटल स्ट्रेस वाला बंदा यदि अल्कोहल लेने लगे, स्ट्रेस में है और वो क्या लेने लगे, अल्कोहल लेने लगे, एक्सेसिव अल्कोहल लेने लगे, तो जब वो एक्सेसिव अल्कोहल लेगा तो एक्सेसिव अल्कोहल जब बॉडी में जाएगा तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, हमारी बॉडी के लीवर को क्या करेगा, लीवर की सेल में उसका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। तो लीवर की सेल ज़्यादा यूज होंगी, ज़्यादा अल्कोहल लेंगे तो ज़्यादा लीवर सेल क्या करेगी, उसका यूज करेगी, मेटाबॉलिज्म करेगी, जिससे लीवर की सेल कैसे हो जाएगी, उसके लीवर के सेल के फंक्शन में क्या होगा, चेंज आएगा। हो सकता है लीवर की जो सेल है वो कैसे हो जाए, इंजर्ड हो जाए। तो पेशेंट क्या है, स्ट्रेस में है, ये कोई सेल ये क्या कर रहा है, कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंज नहीं कर रहा है लीवर में, लेकिन स्ट्रेस के कारण क्या हो रहा है, ड्यू टू स्ट्रेस क्या हो रहा है, हम क्या ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं और वो अल्कोहल बॉडी में जाकर लीवर की सेल क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। मान ले साथ में वो स्मोकिंग करने लगे, मैंने बोला पहले अल्कोहल लेने लगे और साथ में क्या करने लगे, स्मोकिंग करने लगे। तो ड्यू टू स्ट्रेस वो क्या करने लगा, स्मोक करने लगा। तो स्मोकिंग कारण क्या हो सकता है, लंग्स डैमेज होगा, लंग्स की सेल डैमेज होंगी, ठीक है ना। तो यदि वो एक्सेसिव स्मोकिंग करता है तो लंग्स की सेल क्या होंगी, ज्यादा डैमेज होंगी, तो हमें क्या मिलेगी, वहां पर सेल इंजरी मिलेगी। तो ड्यू टू साइकोलॉजिकल फैक्टर मींस मेंटल स्ट्रेस जब होगा तो हो सकता है वो अल्कोहल लेने लगे या स्मोकिंग करने लगे, और जो इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली क्या कॉज करेगी, आपकी बॉडी में सेल इंजरी प्रोड्यूस करती है। लीवर, अल्कोहल के कारण लीवर डैमेज होगा, स्मोकिंग के कारण क्या होगा, उसका लंग्स डैमेज होगा, ठीक है ना। और आपको बता दूं, यदि पहले ये एग्जांपल दी मैंने, सेकंड एग्जांपल आप ले सकते हैं एंजाइटी। यदि किसी को एंजाइटी है, एंजाइटी या मेंटल स्ट्रेस में है या एंजाइटी में है, तो आपको पता होना चाहिए जो बंदा एंजाइटी या मेंटल स्ट्रेस से सफर करता है तो उसकी बॉडी में कॉमन मैकेनिज्म होती है एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ HCl, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ HCl। स्टमक में क्या होता है, HCl सिक्रीट होता है, सभी को पता है। यहाँ पर क्या सिक्रीट होता है, HCl सिक्रीट होता है। और ये HCl का जो सिक्रीशन बढ़ कब जाता है, एक नॉर्मल मैकेनिज्म होती है, यदि आपको याद हो, आप फिजियोलॉजी में देखेंगे कि नॉर्मल एक मैकेनिज्म होती है कि भाई यदि आप स्ट्रेस में, एंजाइटी कंडीशन में हैं, तो ड्यू टू स्ट्रेस एंड एंजाइटी कंडीशन क्या होता है, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ HCl। तो स्टमक में क्या होता है, HCl सिक्रीशन बढ़ जाता है, ठीक है ना। और जिस कारण से HCl सिक्रीशन बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस एरिया की जो म्यूकोसल सेल हैं, हमारे GIT की जो ऊपर सुपरफिशियल जो लेयर होती है म्यूकोसा होती है, म्यूकोसल लेयर होती है, और वो जो म्यूकोसल लेयर है एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ जो HCl हो रहा है उसके कांटेक्ट में लगातार बनी रहेगी, जिसके कारण यहाँ की म्यूकोसा कैसी हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। और डैमेज होगी क्या कॉज कर लेगी, यहाँ पर अल्सर, क्या कॉज कर देगी, अल्सर कॉज कर देगी। हो सकता है ये HCl आगे जाकर ड्यूडनम पार्ट में वहां भी अल्सर प्रोड्यूस कर दे। तो एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ HCl क्यों हो रहा है, ड्यू टू एंजाइटी,
ड्यू टू स्ट्रेस। ये क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और जो रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं किसके लिए, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ HCl। ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ HCl म्यूकोसा ऑफ GIT है वो कैसी हो जाएगी, डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी और क्या कॉज करेगी, अल्सर। अल्सर क्या है, अल्सर इसे हम क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली बोलेंगे पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर तो बहुत कॉमन डिजीज होती है पेप्टिक अल्सर, ठीक है ना। तो जो पेप्टिक अल्सर है उसको प्रोड्यूस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ HCl। HCl रिस्पॉन्सिबल है, HCl को एक्सेसिव रिलीज करने के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी। ये जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए, सेल इंजरी प्रोड्यूस करने के लिए, डिजीज प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं, वो डायरेक्टली सेल इंजरी नहीं करते हैं, लेकिन वो कोई दूसरा नया मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं या दूसरे कुछ सेल के फंक्शन को अल्टर करते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, सेल इंजरी के लिए, जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी को प्रोड्यूस करने के लिए। हम देखेंगे लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, एजिंग। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक्वायर्ड फैक्टर, वो होता है एजिंग। एजिंग मतलब एज, बुढ़ापा। जैसे जैसे एज निकलते जाती है वैसे वैसे भी क्या होता है, सेल के फंक्शन में हमें चेंज मिलता है। क्या होता है, सेल के फंक्शन में हमें क्या मिलता है, चेंज मिलता है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए सेल, और सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स भी होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल जिसका नाम होता है परऑक्सीसोम, इसका नाम होता है परऑक्सीसोम। एंड जो परऑक्सीसोम था उसमें एक इम्पॉर्टेंट इसमें आपको यदि मेरी पुरानी सेल यदि आपको आती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको सेल प्रॉपरली आने चाहिए। यदि आपको सेल प्रॉपर आएगा तो हर सेल इंजरी या हर बॉडी की डिजीज की जो सेल इंजरी है वो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगी एंड पैथोजेनेसिस प्रॉपर समझ में आएगी, ठीक है ना। तो एजिंग में सेल इंजरी कैसे हो रही है, तो हर सेल के पास क्या होता है, परऑक्सीसोम होता है, और परऑक्सीसोम में क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम होता है, इसका नाम होता है ऑक्सीडेज। ये परऑक्सीसोम है और इसके अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है क्या, ऑक्सीडेज। ये जो ऑक्सीडेज एंजाइम होता है ये स्पेसिफिक फंक्शन करता है, कौन सा वाला मैंने आपको बताया था, यदि याद नहीं तो मैं फिर से बता दूं आपको। तो जो ऑक्सीडेज एंजाइम है वो स्पेसिफिक फंक्शन करता है, रिमूव करता है, न्यूट्रलाइज करता है किसको, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स को। हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं। वो हमारी बॉडी में सेल इंजरी प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो उन हार्मफुल जो इंजरी प्रोड्यूस करने वाला जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट, उन्हें ये ऑक्सीडेंट उन्हें क्या करेगा, ये ऑक्सीडेज जो एंजाइम है उन्हें क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, उन्हें क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। और ये कौन रिमूव कर रहा है, ऑक्सीडेज एंजाइम जो किसके पास होता है, परऑक्सीसोम के पास होता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे एज निकलते जाती है, सेल की एज होते जाती है, तो इस परऑक्सीसोम में जो प्रेजेंट जो ऑक्सीडेज एंजाइम है उनका फंक्शन भी कैसे होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। उनका जो फंक्शन भी है एज के अकॉर्डिंग कैसा होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। और अकॉर्डिंग टू एज जब इनका फंक्शन डिक्रीज होता है तो जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हमारी सेल के लिए कैसे होते हैं, इंजूरियस होते हैं, सेल इंजरी प्रोड्यूस करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो उनको ये ऑक्सीडेज जो एंजाइम है प्रॉपरली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स का जो फंक्शन कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कौन सा फंक्शन, सेल को इंज्योर्ड करने वाला, सेल में इंजुरी प्रोड्यूस करने वाला। तो इस कारण से हमें क्या होता है, एज के अकॉर्डिंग हमारी जो बॉडी में सेल इंजुरी मिलती है, एक कारण ये है, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा एक कारण भी बोल सकते हैं, हर सेल के पास क्या होता है, डीएनए होता है, और डीएनए के पास क्या होते हैं, स्पेसिफिक जीन होते हैं, और ये स्पेसिफिक जीन जो होते हैं वो हमारी बॉडी में स्पेसिफिक फंक्शन करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
डिफरेंट टाइप के फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें ऐसे कुछ जीन होते हैं जो सेल के डैमेज होने पर रिपेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे एज होती जाती है उस डीएनए में प्रेजेंट जो रिपेयर करने वाला जीन होता है उसका फंक्शन भी कैसा हो जाता है, डिक्रीज होने लगता है, उसका फंक्शन भी कैसा होने लगता है, कम होने लगता है, ठीक है ना। इसके अलावा डीएनए में जो जीन होते हैं जो रेगुलर सिग्नल भेजते रहते हैं किसको, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। यदि सेल डैमेज हो रही है तो हमारा डीएनए में जो जीन है वो क्या करेगा, स्टिमुलेट होगा और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमारे किसको, राइबोसोम को बोलेगा, एंड इसको बोलेगा, राइबोसोम को बोलेगा, और राइबोसोम क्या करेगा, हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। लेकिन यदि एज होते जाती है तो हमारे जो डीएनए के जो जीन है उनका फंक्शन भी कैसे होने लगता है, थोड़ा कम होने लगता है, एंड जो सिग्नल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होना चाहिए था वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। हमारी हर इंडिविजुअल सेल में प्रॉपर प्रोटीन नहीं बन पाएगा। प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो क्या होगा, रिपेयर की प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो पाएगी और हमें क्या मिल सकती है, फिर सेल इंजरी हमको मिल सकती है। इसलिए तो क्या होता है, जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, एज होती जाती है, तो आपने देखा होगा बॉडी जो है वो सिकुड़ने लगती है, श्रिंक होने लगती है। आपने देखा जितने बूढ़े लोग होते हैं उनकी स्किन कैसे लटक जाती है, ठीक है ना। वो इस कारण से होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उसमें मैं मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है वो है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीडेज एंजाइम, या ऑक्सीडेज एंजाइम का जो फंक्शन है वो कैसा हो गया है, डिक्रीज हो गया है, एंड जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स का जो फंक्शन है वो कैसा हो गया है, बढ़ गया है। ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स का जो फंक्शन है वो क्या है, बढ़ गया है, जिस कारण से सेल का जो डिस्ट्रक्शन है वो बढ़ गया है। सेल इंजरी कैसी हो गई है, बढ़ गई है, जिस कारण से जो हमारी स्किन जो है वो कैसी जाती है, सुखड़ जाती है, और उसमें एक जो टोनिसिटी थी वो कैसी हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है ना। अभी मैं जितने बार आपको बोला ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स, इसके बारे में भी आपको आगे जाकर आपको बताऊंगा भी कि ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स कैसे सेल इंजरी प्रोड्यूस करते हैं, उसकी पैथोजेनिसिटी में आगे बताने वाला हूँ। उसकी जो प्रोसेस है कैसे सेल इंजरी प्रोड्यूस करती है वो बताने वाला हूँ। और इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको पहले मेरे जो सेल वाले लेक्चर्स हैं उसमें ही बताया है, इसमें आपको देख लेना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो एजिंग जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है अकॉर्डिंग टू एज, जो सेल के डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स उनके फंक्शन कम होने के कारण, एंड डीएनए के फंक्शन कम होने के कारण, उसमें प्रेजेंट जीन का फंक्शन कम होने के कारण क्या होता है, हमारी जो सेल है वो कैसी होने लगती है, इंजर्ड होने लगती है, और वो रिस्पॉन्सिबल हो सकती है इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल सेल इंजरी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो अभी तक हमने जितने कॉजेज देखे एक्वायर्ड कॉजेज वो बुरे एंड होते हैं। इसके अलावा हो सकता है बुक में और दिए हों, लेकिन ये बेसिक पूरे कॉज हैं जो आप को आने चाहिए, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आप एग्जाम की व्यू से बात करें तो एग्जाम में भी यदि आता है कॉज ऑफ या एटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ इरिवर्सिबल, एटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ रिवर्सिबल, दोनों में बिल्कुल सेम टू सेम यही वाले कॉज आपको उसमें लिख देना है और वो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों में एक सही लिखना है आपको, दोनों के कॉज वही हैं। अभी हम आगे देखेंगे नेक्स्ट, अभी देखेंगे हम लोग पैथोजेनेसिस, नेक्स्ट अभी चालू करेंगे, ठीक है ना।